हमारे सामने इस वक्त प्रकाश वाकानकर हैं। प्रकाश जी, आप पहले अपनी जो सफ़र है आपका अब तक का, माने कमेंट्री का, उस पर प्रकाश डालिए। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बताएं आप। अरे ऑल इंडिया रेडियो तो हमारी माँ है साहब। मतलब शुरुआत आकाशवाणी से ही हुई। 1984 में, अगर मुझे याद ठीक पड़ रहा है, तो पहली बार मैंने कमेंट्री की थी पूना में, पुराने नेहरू स्टेडियम पे जी। रणजी ट्रॉफी मैच था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें ऑफकोर्स कई अपने दोस्त, क्लासमेट्स, क्रिकेट साथ खेले हुए लोग थे। उसमें से उनको शायद 100-125 रुपया मिला था दिन का खेलने का, जी। और हमें एसी बॉक्स में बैठ के कमेंट्री करने के 300 रुपये मिले थे। जी। तो उस समय तो ऐसा लगा था कि ये सही है, ये तो मतलब जिंदगी बन सकती है इस पे। जी। बट शुरुआत वहीं से हुई। जी। उससे पहले तो खैर मतलब जो भी कमेंट्री का थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ या जानता हूँ, उसका पूरा श्रेय मैं लेट बाला साहब पंडित को दूंगा। बाल पंडित साहब महाराष्ट्र में बहुत नामी कमेंटेटर रहे हैं आकाशवाणी के। उन्होंने कई साल कमेंट्री किया है। वो और प्रोफेसर करवरकर हुआ करते थे जो मराठी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री करते थे। उनसे कई चीज़ें सीखी। बाकी जो भी सीखा वो बस कमेंट्री सुन के दुनिया भर में, लार्जली इंग्लिश में, जॉन आर्लेट से लेके ब्रायन जॉनस्टन तक, आनंद सीतलवाड़ से लेके टी.के. रत्नाकर साहब तक, सबकी कमेंट्री सुन के जो भी थोड़ा बहुत सीखा वो सीखा। और आकाशवाणी के साथ सफ़र बना, शुरू हुआ। फिर कुछ सालों के लिए मैं बाहर चला गया था काम से, देश से बाहर, तो थोड़ा ब्रेक हुआ। और फिर जब वापस आया तो अगेन आकाशवाणी वाज वेरी काइंड कि उन्होंने कंटिन्यू किया, मौके मिले। तो वो ज़माना अलग था। उस समय मैचेस करने को मिलते थे, वेन्यू से मैचेस होते थे, बहुत मज़ा आता था। और यही है, उनकी दया है। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बीबीसी के साथ जुड़ने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो ये सब चलता रहा है। और यही है, क्रिकेट ने बेशक, मैं ये कहूँगा, रोटी पेट के लिए नहीं दी, लेकिन दिल के लिए और दिमाग के लिए जो सुकून मिला, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं लेवल हेडेड रह पाया हूँ, वो केवल क्रिकेट कमेंट्री है। और केवल आकाशवाणी बोला जाए, बिल्कुल सही है। कई सालों तक, मतलब आज भी अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं तो आकाशवाणी का मतलब मेरे को मिला हुआ आकाशवाणी से जो आशीर्वाद कहिए या जो भी कहिए, वो 60-70% मेरी कमेंट्री का वही है। अब आजकल के दिनों में थोड़ा कम है, बट वो अलग बात है। तो ये प्रोसेस क्या था जब आप कमेंट्री में आए? उस जमाने में क्या प्रोसेस था? ऑडिशन का प्रोसेस? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद आप है। किस स्टूडियो में गए थे? बम्बई के स्टूडियो में ऑडिशन हुआ था। और वो मेरे, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, तो जसदेव सिंह साहब थे पैनल पे उस समय। और उनके सामने आपके अंदर कुछ डर सा, कुछ खौफ महसूस कर रहे होंगे कि जसदेव सिंह है? नहीं, मैं बताऊं जफर भाई, एक सबसे बड़ी चीज़, और ये तो खुदा की देन है मैं मानता हूँ, क्रिकेट को कभी, या क्रिकेट कमेंट्री को कभी मैंने रोज़गार नहीं समझा, और ना ही भगवान की दया से वैसा सोचने का समय आया या उसकी ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमेशा मेरे लिए क्रिकेट कमेंट्री अपने दिल से किया हुआ जी एक काम था, जिसके लिए कभी ये डर या खौफ किसी चीज़ का था ही नहीं कि सबसे ख़राब क्या होगा। सामने वाला जो भी अथॉरिटी है वो बोलेगा भाई तुमको नहीं आता, अब तुमको नहीं बुलाएंगे हम, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो उनकी इच्छा। तो हमने हमेशा कमेंट्री करी है दिल से, और ये सोच के कि ये अपनी क्रिकेट खेल नहीं पाए एक बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, चलिए क्रिकेट के साथ जुड़ने का ये एक ही मौका है। और ये भी एक सम्मान है कि ब्रिटिश इंग्लैंड, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इंग्लिश वही जानते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर अपनी धाक जमा दी, भारतीयों का जो सर है वो बुलंद कर दिया कि। और जोनाथन एग्न्यू ने भी आपकी, टोनी कोजियर है, इन्होंने तारीफ़ की। जैसे ये तारीफ़ आपको जो मिली है, ये आप कहाँ रखेंगे? देखिए, उनकी अच्छाई है कि वो समझते हैं और बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं दिल से बोलूँगा, बिना किसी के क्रिटिसिज्म के, कि जिस कदर की ट्रांसपेरेंसी और स्किल और परफॉर्मेंस की कदर बाहर होती है, वो शायद अपने यहाँ उतनी नहीं होती है जितनी होना चाहिए।
तो ये आप किस पर्सपेक्टिव में simple बोल बात। रहे हैं, ऑडियो कमेंट्री या विजुअल कमेंट्री? अभी ऑडियो की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ रेडियो की ही कमेंट्री करता हूँ। मैं कभी कभार गलती से टेलीविज़न पे कुछ कर लिया तो कर लिया, बट मेरा ये जो भी है सब रेडियो है। तो आप वो ज़माना याद कीजिए जब चाहे वो नरोत्तम पुरी साहब थे, आनंद सेतलवाड़ साहब थे, सुरेश सराया साहब थे, या हिंदी में फिर रवि चतुर्वेदी थे, सुशील दोषी साहब थे, ये लोग पूरी सीरीज, पूरा टूर करते थे जी। और उससे क्या होता था कि एक क्रिकेट की आवाज़ बन जाती थी जी। और हम जानते थे कि सुशील दोषी साहब बोलेंगे कि अब गेंदबाज मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है, वो उनका एक तकिया कलाम हो जाता था, राइट। तो ये जो एक कनेक्टिविटी बनती है ऑडियंस की, सुनने वाले की और ब्रॉडकास्टर की, इसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि एक ही इंसान को सब कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल स्प्रेड करना चाहिए, नए लोग आने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन उस दरमियान आपका जो प्रोडक्ट है, जो कि कमेंट्री है, जो सुनने वाला सुन रहा है, आउटपुट जो दे रहे हैं आप, हाँ, उसकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्या, ये आपको सोचना है, ये मेरा काम नहीं है जी। और अगर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपको उसको ठीक करना है। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है आजकल, लेकिन उसकी वजह भी मैं समझ सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप और कई लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, संधि देना चाहते हैं, और उसके रहते हुए ये बैलेंस करने का जो तरीका है, इसका कोई हल अगर निकले तो बहुत अच्छा होगा। आपको याद होगा जफर भाई, एक ज़माने में हम लोग 3-3, 4-4 अलग चैनल पे कमेंट्री किया जी, मुझे याद है। यहाँ ईडन गार्डन्स में हमने बंगाली, हिंदी, इंग्लिश साथ में चल रही है कमेंट्री। मैं समझता हूँ ज़माना बदल गया है, कमर्शियल फैक्टर आ गए हैं, मनी रेज करना है, वो सब फैक्टर हैं, लेकिन ये रियलिटी है। बीबीसी भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। बीबीसी में तो एक दहले की एडवर्टाइजिंग नहीं होती, केवल सरकार पैसे देती है। वाह। उनकी भी बजट कट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा बजट कट हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अपनी धरोहर समझ के मेंटेन करना, शायद इसके ऊपर थोड़ा विचार हो तो बहुत अच्छा होगा। जी, आप सही कह रहे हैं कि ईडन गार्डन्स की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ की कुछ यादें आपके साथ वाबस्ता हैं, पहली कमेंट्री? अब इतना तो याद नहीं है जफर भाई, और मेरी देखिए एक और बहुत बुरी आदत है, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने कभी इस बात का हिसाब ही नहीं रखा है कि कितनी कमेंट्री की है, मैचेस करे हैं जी, टेस्ट क्या, ओडीआई क्या, T20 क्या, रणजी ट्रॉफी क्या, जोनल क्या, कभी नहीं रखा जी। सिर्फ इसलिए कि मैं दिल से कह रहा हूँ, सच्चाई से, दिल से, कि ये भगवान की देन है। जब तक वो दे रहे हैं हाथ जोड़ के लेंगे, जिस दिन वो चाहेंगे नहीं तो नहीं। लेकिन जहाँ तक ईडन गार्डन्स की बात है जी, तो ईडन गार्डन्स में तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब कंक्रीट के पट्टे होते थे और लकड़ी के स्टैंड होते थे जी, उस जमाने में, जब 90, 99, पता नहीं कभी कभी लाख लोग भी अंदर आ जाते जी जी, रणजी ट्रॉफी मैच के लिए, कभी जोनल मैच के लिए भी, जी, तो जो आवाज और जो हिलता था ना, एक वो मतलब ऐसे लगता था कि कोई जीवित प्राणी है जी, एक ही प्राणी बड़ा सा। और जिस तरह से कलकत्ता की पब्लिक, कलकत्ता नॉलेजेबल है बहुत, मेरे हिसाब से 3 सिटीज हैं इंडिया में, वाह, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई, नॉलेजेबल। ये 3 जगह की ऑडियंस ना सिर्फ नॉलेजेबल, मुझे लगता है फेयर भी है। अच्छा, फेयर। लेकिन यहीं पे आपके नो गवास्कर, नो मुश्ताक, नो टेस्ट भी हुआ, इस तरह के गवास्कर जब मलकम मार्शल की गेंद पर, आप थे क्या उस मैच में? नहीं, मुझे उस मैच में नहीं था मैं, लेकिन ऐसे वाकयात यहाँ भी हुए हैं। देखिए वो तो होंगे। आपको याद है जब श्रीलंका के साथ 96 में सेमीफाइनल हारे हम, विनोद कामली का रोते हुए आ रहे हैं, वो नहीं, लेकिन वहाँ पे फिर स्टेडियम में न्यूज़पेपर जला के आग भी लगी स्टैंड में, ये सब भी होता है। इमोशंस अपनी जगह पर है, नॉलेज अपनी जगह पर है। बंगाल में तो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल से लेकर के जी, बंगाल में तो दिल हथेली पे लेके चलता है बंगाल, तो वो तो होगा, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या और कुछ हो, दिल, इमोशन, ये सब आएगा। लेकिन ईडन गार्डन्स को बनाता है, एक तो वो सेटिंग जो है वो बदली नहीं है, मोटा मोटी वही है, वही आपकी पेयरलेस की बिल्डिंग सामने दिखती है, वही हाई कोर्ट दिखता है, जैसे आकाशवाणी आपके दाईं तरफ, बिल्कुल आप दाईं तरफ
कोने में जाके क्या बिल्डिंग है, क्या सुंदर वास्तु है वो। तो ये चीजें तो कभी जाएंगी नहीं। वहां पे हुए जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, चाहे वो राहुल द्रविड़ और सौरभ की पार्टनरशिप, लक्ष्मण की पार्टनरशिप हो, दादा की यहाँ पे इनिंग्स हो, सेंचुरी हो दादा की, रोहित का डबल 100 T20, कुंबले के 8 या 9 विकेट, हीरो कप में सचिन का कमाल, या ब्रेथवेट के छक्के हो, या कार्लोस ब्राथवेट का 4 छक्के इंग्लैंड के बिल्कुल निवाला मुंह से निकाल के ले गए। तो ये तो हर मैदान की अपनी खासियत होती है। लेकिन कलकत्ता और ईडन गार्डन्स अपनी जगह एक अलग ही है। और ये मैं दावे से कहता हूं कि खेलने वाले भी कई खिलाड़ी, नॉट जस्ट इंडियन, बाहर के भी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर है अलग सा। तो इस कैरेक्टर में आप जगमोहन डालमिया को कहाँ रखेंगे? देखिए, डालमिया साहब की जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं तो कभी उनसे ज़्यादा रास्ता हुआ नहीं, लेकिन जो जानता हूँ, आपको याद होगा BCCI पैसे देता था दूरदर्शन को कि क्रिकेट हमारा टेलीकास्ट करिए। जी, ये अचरज होगा लोगों को जान के, खासतौर पे यंग लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। जी। वहां से यहाँ तक लेके आना बहुत बड़ा काम था, और ये डालमिया साहब ने किया, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। जब वो BCCI प्रेसिडेंट थे तो क्रिकेट को मोनेटाइज करना और भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की हैसियत वर्ल्ड क्रिकेट में एस्टैब्लिश करना, सम्मान जो है, मेरे हिसाब से डालमिया साहब को इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलना चाहिए। हाँ, बाद में जो लोग आए उन्होंने उसको और बढ़ाया, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला पत्थर जो रखा बिल्डिंग बनाने का, वो डालमिया का रखा हुआ था। और फिर 87 वर्ल्ड कप की भी कहानी है पीछे। 83 वर्ल्ड कप में टिकट नहीं मिला, बिल्कुल डालमिया साहब को बाहर बिठा के रखा था लॉर्ड्स के वेटिंग रूम में, जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे जी। तो ये सब हुआ है। तो आज जब दुनिया इंडिया की तरफ उंगली दिखाती है और बोलती है कि तुम दादागिरी कर रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तुम खाना कर रहे हो, ये नहीं भूलना चाहिए कि कई सदियों तक बाकी देशों ने किया। ये डार्विन का प्रिंसिपल है ना साहब, वो वीटो पावर खत्म कर दिया डालमिया ने। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा ताकतवर होगा वो जंगल पे राज करेगा। तो क्या आप कहते हैं कि वो ICC इज एक्चुअली इंडियन क्रिकेट काउंसिल? लोगों ये तो लोगों की कहने की बातें हैं। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल हिसाब है ICC के बारे में। 14 वोट्स हैं अभी उसमें जी। तो अगर 14 वोट हैं और अगर सबको लगता है कि इंडिया या BCCI कुछ गलत कर रहा है, तो 13-1 से वोट करिए ना साहब, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर चुप्पी साधे रखिए। ये तो चॉइस है ना, डेमोक्रेटिक है ना। और कमर्शियल मार्केट तो इंडिया ही में है। अब वो अलग बात है, आपको पैसा चाहिए जो इंडिया से आता है, लेकिन फिर वो ताकत नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता। चलिए, आपकी कमेंट्री की फिर बात करते हैं। हर आदमी जो अपना डेब्यू करता है उसको यादगार रहता है। हम बात कर रहे थे आशीष रे, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने जो डेब्यू किया था मंसूर अली खान पटौड़ी के साथ नागपुर में। तो आप क्या कहेंगे? आपके जो पार्टनर बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके साथ कौन कौन? मेरे साथ तो जैसे मैंने कहा 84 में जब शुरुआत हुई जी, तब तो जिनको मैं अपना गुरु मानता था, बाला साहब पंडित ही थे साथ में कमेंट्री बॉक्स में जी। लेकिन कई लोगों के साथ काम किया और कईयों के साथ बहुत आनंद आया। हमारे यहाँ तो जैसे आप जानते हैं आकाशवाणी पे हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री साथ होती है, तो चाहे वो संजय बैनर्जी हों, चाहे आनंद सेतलवाल हो, सराया साहब के साथ में तो कभी कमेंट्री करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी साथ में नहीं होता, लेकिन सुशील दोशी साहब के साथ, लेकिन उसी कमेंट्री टीम में ज़रूर। इफ्तिखार अहमद हिंदी में, इफ्तिखार अहमद, क्या बुलंद आवाज़ थी उनकी जी। बहुत बहुत मज़ा आता था उनके साथ कमेंट्री करने में। तो बहुत अच्छे लोगों के साथ कमेंट्री करी है, उनसे सीखने को बहुत मिला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कमेंट्री में तालमेल बहुत ज़रूरी है, और जब तालमेल बनता है तो माने हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, क्योंकि देखिए क्रिकेट इंग्लिश गेम तो है ही, तो उसमें एक इंग्लिश लफ्ज़ में आप चीज़ कह जाते हैं, जबकि शायद वो डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी हिंदी में 3 या 4 लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी बन हो जाता है कि किस तरह से मैनेज किया जाए। वो स्किल है, आता है जी। मैंने जसदेव सिंह जी का इंटरव्यू किया था, तो वो बता रहे थे कि वो हॉकी का जो मैच हो रहा था उसमें मेलविल डिमेलो ने उनकी पीठ थपथपाई थी,
जो स्पीड दिखाई थी, जैसा वहाँ पर माने जादूगिरी दिखा रहे थे हॉकी स्टिक के जरिए खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी, उसी स्पीड से वो भाग रहे थे। तो आप क्या कहते हैं, जो इमोशंस हैं, जो स्पीड है, वो आप किस तरह मेंटेन करते हैं गेम के उतार चढ़ाव के साथ? देखिए, बहुत सुंदर बात कई साल पहले जी जॉन आर्लेट साहब, जो दुनिया के बहुत ही जाने माने कॉमेंट्री, उन्होंने लिखी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ कि जब लिसनर का ट्रांजिस्टर उसके कान पे लगा हुआ है जी और वो सुन रहा है जी, तो जो मैदान में हवा बह रही है वो उसको अपने गाल पे लगनी चाहिए। ओ, ये है कमेंट्री का काम। अच्छा, राइट। तो अब अगर उसको आप आगे बढ़ाएं जी तो आपका काम एज अ कमेंटेटर, मैं कह रहा जी, हूँ, मेरे हिसाब से वो है जो महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र के लिए किया था जी, कि क्या हो रहा है, आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, जी लाइव बॉल बाय बॉल डिस्क्रिप्शन। जी ये है प्राइमरी काम, ये मूल काम। अब इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत चीज़ें एम्बेलिश करिए, थोड़ा सा उसको सितारे लगाइए, वो सब ठीक है, लेकिन ये मूल बात नहीं हिलनी चाहिए जी। तो ये कर पाना, और यही कोशिश रही है मेरी एटलीस्ट, कि जहाँ तक हो सके जो खेल हो रहा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए, उसका एक चित्र बनना चाहिए आइडियली सुनने वाले के दिमाग में, और वो अगर आपने अचीव कर लिया तो मेरे हिसाब से आपने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया। लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, चाहे वो सचिन हो या गावस्कर हो, तो आपकी आवाज़ में भी वैसी स्किल आना चाहिए। देखिए, स्किल, आवाज़ और भाषा, जी, वही शब्द आना चाहिए जिस तरीके से वो स्ट्रोक लगा रहे हैं। और हर एक का अपना स्टाइल, अपना स्टाइल है। राइट जी। शीतलवाड़ साहब का और सरैया साहब का स्टाइल बहुत अलग था जी लेकिन दोनों बेहतरीन कमेंटेटर थे। जी राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से डिस्क्राइब करो, जी, बी ट्रू, सच हुई अपने साथ, जो आप बोल रहे हैं उसको अपने हिसाब से जितना सुंदर आप बता सकते हैं। राइट। बायस मत हो, जहां तक हो सके। देखिए, इंसान का थोड़ा बहुत बायस तो आएगा। कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर पेश कर दिया, कोई ख़राब खेल रहा है तो उसको, वो होता है, आई सपोज, वो थोड़ा सा ह्यूमन नेचर भी है। जी। लेकिन जहां तक हो सके आपको ट्रांसपेरेंट रहना है और तटस्थ रहना है, आपको स्विट्जरलैंड रहना है, ना इधर ना उधर, ना हमने ये साइड लेनी है ना वो साइड लेनी है, जहां तक हो सके मेरा। लेकिन क्या कभी कभी देशभक्ति इसमें इंटरफेयर कर जाती है? अपनी जगह है जफर साहब। अगर आप कमेंटेटर हैं और कमेंट्री कर रहे हैं, और अगर परसों जिम्बाब्वे के मैच में ब्रायन बेनेट ने बेहतरीन इनिंग खेली है, तो उसकी तारीफ उतनी ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जितनी अगर मानिए अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव ने शतक बनाया। जी। कहीं पर भी आपको किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए। आप अच्छी चीज को अच्छा बोलिए, खराब चीज को खराब बोलिए, आउट हुए तो आउट बोलिए, बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छा बोलिए। यही सुनने वाले चाहते हैं आपसे। आपके कैरियर में जो अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर कहा जाए आपके कैरियर का, वो क्या है? 2010 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जो मेरे को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, सर गारफील्ड सोबर्स के साथ कमेंट्री करी। जाओ, इससे बड़ा मैं नहीं समझता मेरे लिए कोई मकाम था जी। वो थोड़े से अचंभित रह गए थे। मैंने उनके पाँव छुए थे और पूछा था कि मैं सर गैरी आपको कैसे बुलाऊं, मैं गैरी तो नहीं बोल जाऊंगा। तो मुझे बोले, हाथ रखा कंधे पे, बोले देखो अगर तुमने मुझे गैरी के अलावा कुछ बुलाया तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अब आप सोचिए, वो सर गारफील्ड सोबर्स को मैं कमेंट्री में गैरी बोल रहा हूँ। इतने सहजता से उन्होंने मुझे कंफर्टेबल बनाया जी। कि कभी लगने ही नहीं दिया कि मैं कोई ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ उनके साथ कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा, आपका फेथ उन्होंने बहुत हाई कर दिया, कॉन्फिडेंस जो था वो आपका बहुत ऊंचा हो गया। बिल्कुल। और मेरे लिए देखिए, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया। जिन लोगों की तस्वीरें अखबार में से काट के हम अपने दीवार पे लगाते थे घर पे, उनके साथ बैठ करके कमेंट्री करना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मेरे लिए तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप सर गैरी सोबर्स की बात कर रहे हैं, आप खुद खेल चुके हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये एक खिलाड़ी का कमेंटेटर बनना?
आप अपने खेल आपने शायद अंडर 19 अंडर 22 सब गावस्कर के साथ खेले हैं या महाराष्ट्र के लिए खेले? जी, क्या गावस्कर के साथ? नहीं, मेरा बात यह है कि देखिए, खेल के जो फाइनर पॉइंट्स होते हैं उनकी समझ होना, उसका अभ्यास करना, उनको स्टडी करना, ये मेरे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। किस लेवल पे आप खेले हैं उससे ऑफ कोर्स फर्क ज़रूर पड़ता है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। किन के साथ आप खेले हैं? मेरे साथ तो आपने मिलिंद गुंजाल का नाम सुना होगा, श्रीकांत कल्याणी जो यहाँ आके खेले उनका सुना होगा, रियाज पूनावाला का सुना होगा, जो अभी रांझणे जो खेला यूएसए के लिए उनके पिताजी के साथ खेले हैं हम, राजू भालेकर के साथ खेले हैं। अगेंस्ट में तो हम अजहरुद्दीन के सामने खेले हैं। अच्छा। हम क्या नाम है, रवि शास्त्री, बलविंदर सांधू, ये लोग सब खेले हैं, लेकिन स्कूल लेवल क्रिकेट या एज ग्रुप क्रिकेट। ओके। लेकिन उतना क्रिकेट कभी मेरा इतना अच्छा था नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन खिलाड़ी होना या एक बहुत हाई लेवल का खिलाड़ी होना ये ज़रूरी नहीं है अच्छी कमेंट्री के लिए, ये मेरा मानना है, नॉट नेसेसरी। ओके। क्योंकि ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इसके लिए खेल की समझ और भाषा की कैपेबिलिटी ये आवश्यक ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जी, गावस्कर के साथ भी आप बैटिंग कर चुके हैं? नहीं, उनके साथ बैटिंग बोल रहा हूँ मैं, कमेंट्री कर चुके हैं, शेयर किया माइक, तो वो क्या माने क्या आपका तब का रिएक्शन? देखिए, इन लोगों के साथ चाहे वो कोई भी हो, बड़ा क्रिकेटर, चाहे आप सुनील गावस्कर साहब की बात कर रहे हैं, तो गावस्कर साहब तो हमारे लिए भगवान समान थे जी। तो उनके साथ कमेंट्री करना, हंसी मजाक, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन क्रिकेट की बारीकी को समझ के एक एनालिसिस करना या कोई चीज़ बताना, देखिए ये निकलवाना उनसे, ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये आर्ट और ये कमेंटेटर का काम है। हाँ। एक्सपर्ट का काम ये है कि वो अपने तजुर्बे से, अपने नॉलेज से चीज़ समझाएं लोगों को जी। लेकिन वो सवाल पूछना, वो आपका काम है, ये मेरा काम, और वो कर पाना, इसमें आप जरूर माहिर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, भगवान ने दिया आपको। एक्सपर्ट तो नहीं मानता, लेकिन हाँ, मतलब आपको भगवान लिंक करना है, आपके जो पेरेंट्स हैं इनके जो भी है, मतलब किसी के पास कोई ना कोई चीज़ होती है, ये शायद थोड़ी सी है अपने पास। आपको अपने फादर से वो चीज़ मिली, क्योंकि वो शायद आर्मी में थे। हाँ, वो बहुत डिसिप्लिन, आर्मी की बात किया जाए तो वहाँ डिसिप्लिन तो खैर है, ज़रूर है जी। क्योंकि पैदाइश वैसी रही, एडेप्टेबिलिटी बहुत रही, क्योंकि फौज में तो आपको पता हर 2 साल चेंज होता है जी। तो हर 2 साल हम शहर बदलते रहे, तो कभी किसी जगह पे डिफ़िकल्टी नहीं हुई जी एडेप्ट करने में जी। ये फ़ायदा रहा। तो कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो आप अभी भी याद करते हैं, जैसे गावस्कर साहब फैन फॉलोइंग्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अरे उनकी तो बहुत कहानियां हैं, मतलब मुझे एक कोई कहानी याद है? एक बार शायद हम लोग मेरे ख्याल से या तो मैनचेस्टर या बर्मिंघम, वहाँ से मैच ख़त्म करके सामने ही ट्रेन स्टेशन था, तो हम लिटरली भाग के जा रहे थे जी, टाइम निकल जा रहा एक ट्रेन पकड़ने के लिए जी, और छोटा छोटा ट्रॉली बैग हाथ में, और हम भाग रहे हैं दोनों जी। और एक आदमी ने गावस्कर साहब को रोका, सर 1 फोटो सर। रुक गए सनी, रुक गए, हाँ फोटो खिंचवाई जी। अच्छा, मेरा यहाँ पे दिल ऊपर नीचे हो रहा है कि ट्रेन आगे आने वाली है, आ गई है, मिस हो जाएगी। खैर हम लोग किसी तरह से बैठ गए ट्रेन में जी। और जैसे ही ट्रेन में बैठे जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सनी भाई आप ऐसा कर रहे हैं, ट्रेन मिस हो जाती। बड़े शांत से दिमाग से मुझे देख के बोले, प्रकाश, जिस दिन ये लोग मेरे से ये नहीं मांगेंगे या मेरे को ये प्यार उनसे नहीं मिलेगा, उस दिन फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। इन लोगों की वजह से मैं बना हूँ और आप लिसनर्स की वजह से बने हैं। और हम केवल उनकी वो बात सुन के मुझे ये लगा कि देखो ये होती है ह्यूमिलिटी। नहीं, आपके साथ ये वाक़यात हैं कि आप लिसनर्स की वजह से बने हैं, आपको लोग आपकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। ये होता था आकाशवाणी के साथ तो बहुत ज़्यादा होता था, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो। ऐसे वाक़ये हुए हैं जहाँ टैक्सी ड्राइवर ने पान बीड़ी की दुकान पे अब गए, किसी ने पैसे नहीं लेना कि आप बंगला में हाँ, बोले। यहाँ पे एक बार कलकत्ता में हुआ था। बंगला में क्या बोला उसने? मेरी बंगाली माफ़ करिएगा, लेकिन उन्होंने कहा तुम्ही रेडियो में बोलची। तो मैं कहा हाँ, बात करते हैं। क्या करते हैं? क्रिकेट बोलते हैं। हाँ क्रिकेट बोलते हैं। इंग्लिश में? हाँ। वाह बहुत बढ़िया। आप क्या लीजिएगा? पान खाया हमने,
पैसा नहीं लिया। बोले नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, आप इतना मनोरंजन होता हमारा सुन के आपकी आवाज़। टैक्सी ड्राइवर कभी कभी पैसे नहीं लेता था। ये इससे बड़ी रिकग्निशन नहीं चाहिए। और टिकट जो बेचने जो टिकट दे रहे थे आप लेने गए थे काउंटर पे वो हुआ था इंग्लैंड में, कौन सा स्टेशन है मुझे याद नहीं, ट्रेन मिस हो गई थी या डिले हो गई थी, तो टिकट चेंज कराना था जी। तो टिकट चेंज कराना था, तो जो जेंटलमैन जो बैठे थे पीछे विंडो में जी, उन्होंने मुझसे पूछा डू यू स्पीक ऑन BBC TMS? तो मैंने कहा यस आई डू। तो बोले ओके आई विल फिक्स योर टिकट बट आई ऑल्सो नीड अ सेल्फी विथ यू। तो आके उन्होंने सेल्फी निकाली। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे वो सफ़र बहुत सुंदर हो जाता है, बड़ी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि कुछ लोगों को उससे आनंद मिल रहा है बस जी। और ये आनंद आप हमेशा देते रहे हैं। तो ये कमेंट्री में जो खेल नहीं हो रहा, बहुत बोरिंग चल रहा मैच, तो आप ऑडियंस को, लिसनर्स को कैसे आप इंगेज करते हैं? इंगेजमेंट, कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज से बहुत बड़ी चीज़। अब मैदान में कहीं पे कोई खाना बना रहा है या कोई नाच रहा है, बहुत चीज़ें होती है। मतलब आप ये सोचिए कि मेरे ख्याल से इंग्लैंड का टूर था, शायद एलिस्टर कुक वाला था या उसके बाद वाला जी। तो विशाखापट्टनम में एक कुत्ता आ गया था फील्ड पे। अच्छा। तो शायद 5-7 मिनट खेल रुका जी। और हमने कमेंट्री पे बोल दिया कि हम अपने जहाँ भी लिसनर्स सुन रहे हैं वो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, ये बताने के लिए कि उन्होंने किस किस वजह से मैच रुकते हुए देखा है, खेल रुकते हुए, जिसमें जानवर इन्वॉल्व हो। अच्छा। अगले 3 टेस्ट मैच तक ये मैसेजेस आते रहे। कहीं किसी ने बोला कि सांप की वजह से हुआ, कहीं किसी ने बोला कोई अफ्रीका में कोई पीकॉक आ गया, या कहीं पे कोई घोड़ा आ गया, कुछ हुआ। ये इस तरह की जो एंगेजमेंट आप रेडियो से बना सकते हैं लिसनर से, ये और कहीं नहीं बनती, ये नहीं बन पाती। तो अनफिल्टर्ड रॉ। तो रेडियो कमेंट्री, ऑडियो और विजुअल टेलीविजन, इसमें क्या फ़र्क, मेन फ़र्क आपकी नज़र में क्या? देखिए मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल बात है। टेलीविज़न की कमेंट्री में आपकी आंख जो है वो कैमरा और प्रोड्यूसर पे डिपेंड। आपकी आंख जो है वो लेंस है। करेक्ट। जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है वही कहेंगे, और आपको बताया जाएगा कि हम अब ये दिखाने वाले हैं, ये पैक करने वाले, इस पे मुझे याद है, मैं भी तो आप बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं आप कमेंट। जबकि रेडियो कमेंट्री में जी आपके पास एक खुला कैनवस है, समंदर पूरी कायनात सामने है जी। आप देखिए, अपने लफ्जों में ढालिए, सच्चाई से रिपोर्ट करिए और अपने सुनने वाले को उसका आनंद दीजिए। चाहे वो वहां पे पकौड़े तल रहे हैं और उसकी खुशबू है, उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उतनी ही मजे से जितना आप राहुल द्रविड़ साहब का कवर ड्राइव भी डिस्क्राइब, या सौरभ का ऑफसाइड ड्राइव, सौरभ का ऑफसाइड गेम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या दादा जब बालकनी में खड़े होकर अपना टी शर्ट घुमा रहे हैं उसको भी उतनी ही मजे से डिस्क्राइब कर सकते हैं जितना शाम ढलते हुए सूरज का जो नज़ारा है उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो फ्रीडम है ये रेडियो, तो अब रेडियो में ज़्यादा फ्रीडम आप कह रहे हैं? 100% मेरे हिसाब से। मेहनत ज़्यादा है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए मेहनत तो आज से जो 20 साल पहले वो इनपुट्स आपको नहीं मिलते थे जो आजकल मिलते हैं, तो कितनी आसान हो गई है रेडियो कमेंट्री? आज आई थिंक ज़्यादा आसान हो गई है, इसलिए कि आपके पास अब स्टैटिस्टिकल मॉनिटर मिल जाता है आपको, जिसको फ्रूट मशीन बोलते हैं, उस पर सारे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मॉनिटर होता है, प्लेसिंग, प्लेयर्स प्लेसिंग, सब मिल जाता है। जबकि ओरिजिनली तो सिर्फ देख के करना पड़ता था। तो मेरे से तो आज भी मॉनिटर नहीं देखा जाता, हाँ रिप्ले के लिए देखता हूँ जी, लेकिन मेरे से सिर्फ मैदान से कमेंट्री होती है, मेरे से होता ही नहीं है। अब कभी कभी क्या हो गया है कि अपने ही ग्राउंड्स पे जो सबसे सुंदर पोजीशन होती थी कमेंट्री की, वो बिल्कुल पिच के ऊपर सामने हुआ करती थी। अब आकाशवाणी से या रेडियो से वो पोजीशंस हट गई हैं जी, हट वो गई सारी है। टेलीविजन ने ले ली हैं, तो अब हमको कहीं किसी थोड़ा से अलग एंगल कोने से में करनी पड़ती है, तो वो डिस्क्राइब इतना करने में बहुत आसान, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभी डेप्थ का अंदाजा नहीं होता जी, कभी डिस्टेंस का अंदाजा नहीं होता और कभी डायरेक्शन का नहीं होता। वहां पर फिर मॉनिटर और बाकी चीजों का फायदा होता है, लेकिन वो उतना मजा नहीं आता जितना सामने सीधा देख के बोलने में। आप कलकत्ता कई बार आ चुके हैं, यहाँ पे 3 कमेंटेटर से जो कमेंट्री को किचन रूम में ले गए, औरतों तक ले गए, अजय बोस, कमल भट्टाचार्य, जब पुष्पन सरकार, क्या कहेंगे ये रीजनल लैंग्वेजेस जो? अरे बहुत बहुत ताकत है हर रीजनल लैंग्वेज में, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि बंगाली खासकर
बंगाली भाषा, मैं तो थोड़ा सा काम भी किया है कल्याणी में, टूटी फूटी बंगाली समझ लेता हूँ मैं जी। इतनी प्यारी भाषा ओ बहुत थोड़ी है। मतलब लोग दुनिया में बोलते हैं कि फ्रेंच बड़ी प्यारी भाषा है, मुझे तो बांग्ला जितनी सुंदर भाषा ही नहीं लगती। अरे जवाब। क्योंकि आप गुस्से में जब होते हैं तो पता चलता है गुस्से में आदमी, प्यार से बोल रहा है तो पता चलता है प्यार से बोल रहा है, लेकिन जब खाने के बारे में बात करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मतलब बांग्ला भाषा कुछ हद तक मेरे हिसाब से मेरी मातृभाषा जैसी है, मराठी जैसी है जी। कि कहीं ना कहीं उसमें एक मृदुता भी है, लेकिन जब आमद और दौबी पे बात आ जाती है तो वो भी कहने की उतनी ही ताकत है, लेकिन बहुत सभ्यता से होती है। शायद इसीलिए यहाँ के लोगों को भद्र लोग भी तो बोलते हैं, अरे है ना। बहुत हो आपसे बात करने का बहुत बहुत मज़ा मिला मुझे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र भाई, और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे, बस यही प्रभु से इच्छा।